तो हम हिंदी का प्रश्न पत्र एक जो है उसके आप जो भी डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। आपको मैं पद्य और पूरक पठन विभाग के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी या फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको सूचनाएं है यहाँ पे कुछ की जो भी आप उत्तर लिख रहे हो वो शुद्ध एवं स्वच्छ लेखन आपका चाहिए, गुड हैंड राइटिंग आपको चाहिए। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, जैसा भी डायग्राम जैसे भी आकृति वहां पे दी गई है वैसी आकृति आपको पेन से बनानी है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी, पेन से बनानी है। अभी फर्स्ट जो क्वेश्चन है विभाग एक जो है गद्य 20 अंक के लिए है, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ऐसे हमें हमारे टेक्स्ट बुक के 2 पैसेज दिए जाते हैं 8 अंक में है। तो आपको जो वो पैसेज ठीक से पहले रीड करने हैं, पूछ आप देखते हो तो आंसर आपको पैसेज में ढूंढ के जैसा संजाल जैसे आकृति दी है वैसे लिखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोना 4 बच्चों की करामत, ये प्रश्न आपको 2 अंक के लिए पूछा गया है। इसका जवाब हम इसका उत्तर लिखेंगे। यस, अनम्यूट करके कोई स्टूडेंट बता सकता है सोनाबाई के 4 बच्चों की करामत इस परीक्षा में से ही आपने ढूंढे, यहाँ पे आंसर लिखना है। यस, तो इसमें हमें अभी अ ब क ड ऐसे 4 ऑप्शन। यस, कैन आई गिव द आंसर? तो दूसरा मेज पर यस, सोनाबाई की छोटी वेट कोई एक ही स्टूडेंट आंसर दे। कथकली डांस में थी। एक लड़का कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। छोटी बेटी दवाई की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी तो दूसरा लड़का वहां उनके पैर से टांग से लटकी हुई थैली पर प्रैक्टिस कर रहा था। यस, वेरी गुड। अभी ये आंसर लिखते समय आपको ऐसे लिखना है, अ में लिखोगे आप एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, ब में आएगा दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया, क में आप लिख सकते हो छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, और ड में आएगा एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। ठीक है, ये 4 आपको अ ब क ड करके चारों यहाँ पे उत्तर लिखना है। ये प्रश्न आएगा 2 अंक के लिए। दूसरा प्रश्न है वाक्य पूर्ण करो, ये भी 2 अंक के लिए है। इसमें अ में पूछा है, अभी ये जो वाक्य पूर्ण करना है देखो परिच्छेद में से देख के आपको ये वाक्य पूर्ण करना है। उनका अंदाज कुछ ऐसा था, अभी ये जो वाक्य आप देख सकते हो परिच्छेद में है, तीसरी लाइन जो है वो है, उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है ये देखो बना। ये आपको वाक्य पूरा करके लिखना है। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखने की, जो वाक्य आपने परिच्छेद में से देख के लिखा है, था के आगे से जो लिखा है जैसे चिड़ियाघर से लेके ये देखो बंदर तक, उसको पूरा आपको अंडरलाइन करना है। हाँ, तो उसका आपने आंसर लिखा है तो वो अंडरलाइन करना है। दूसरा ब क्वेश्चन है, उस दिन सोनाबाई 4 बच्चे साथ लेकर आई। अभी इसके आगे का वाक्य हमें परिच्छेद में से ढूंढ के लिखना है, तो क्या आएगा, तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। तो मुझे लगा से लेके जो वाक्य हमने पूरा किया है उसको भी आपको अंडरलाइन करना है। ये प्रश्न आएगा 2 अंक के लिए। तीसरा प्रश्न है शब्द संपदा। अभी यहाँ पे आपको परिच्छेद में से शब्द दिए हैं, तो पहला प्रश्न है वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे 2 शब्द दिए, उनके वचन परिवर्तन करने हैं, टांग और दुर्घटना। इस क्या आएगा वचन परिवर्तन, क्या आएगा इसका? ये अनम्यूट करके कोई स्टूडेंट, टांग और दुर्घटना। एक वचन दिया है, हमें इसका बहुवचन करना है, क्या आएगा इसका आंसर? देखो टांग एक वचन है, उसका बहुवचन आएगा टांगे। वर्ड लिखते समय आपको ठीक से लिखना है टांगे। और दूसरा जो है दुर्घटना, तो उसका आएगा दुर्घटनाएं। हाँ, तो ये वर्ड आपको यहाँ पे लिखने हैं। ब क्वेश्चन है समानार्थी शब्द लिखिए। परिच्छेद में से 2 शब्द दिए हैं, उनके समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं। तो पहला है वक्त,
वक्त का समानार्थी शब्द आता है समय, और जो दूसरा शब्द है दर्द, दर्द का समानार्थी शब्द आता है पीड़ा। ठीक है, ये हो गया 2 अंक के लिए शब्द संपदा का क्वेश्चन, मतलब हाफ अंक के लिए, हाफ मार्क्स के लिए ये सब टांग, दुर्घटना, वक्त, ये वर्ड्स आए हैं। और लास्ट क्वेश्चन आता है स्वमत अभिव्यक्ति, कि मरीज को मिलते जाते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखें। तो अभी आपको क्या करना है, स्वमत अभिव्यक्ति में अपने विचार लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न पढ़ना है, समझना है और अपने विचार। अभी आप, ये इजी क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो कि मरीज को हम जब मिलने जाते हैं किसी पेशेंट को, तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि मरीज को मिलने जाते समय उसकी तबीयत का ध्यान रखते हमें छोटे बच्चों को लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे वहां पे मस्ती करेंगे तो उस मरीज को जो है तकलीफ होगी, तो छोटे बच्चे साथ में नहीं लेके जाने चाहिए। बीमारी में दवा और पथ्य के साथ मरीज को जो आराम और अच्छी नींद आवश्यक है, उसको ध्यान में रख के हमें उनसे मिलने के लिए उस समय जाना चाहिए। और मरीज की बीमारी के बारे में हमें वहां पे नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। मतलब इस प्रकार आप आपके अपने विचार लिख सकते हो। अच्छी हैंडराइटिंग में आपको प्रश्न पढ़ के समझ के उसका उत्तर अपने विचार लिखना है। ठीक है, ये स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न 2 अंक के लिए है। इस प्रकार एक परिच्छेद आपको 8 अंक के लिए आता है। अभी प्रश्न क्रमांक 1 में जो आ प्रश्न है, आ प्रश्न में भी आपको पठित गद्यांश दिया जाता है, वो भी 8 अंक के लिए रहता है। तो उसका भी पैटर्न सेम है कि संजाल पूर्ण कीजिए, उत्तर लिखिए। अलग अलग कृतियां, 4 कृति यहाँ पे दी जाती है। संजाल पूर्ण कीजिए, देखो अभी यहाँ पे परिच्छेद आपको पढ़ना है, परिच्छेद में से ही इसके सारे जो उत्तर है वो परिच्छेद में से ही लिखने हैं आपको। तो आश्रम के नियम, अभी इस परिच्छेद में आश्रम के बारे में जो जानकारी दी है, महिला आश्रम पाठ से परिच्छेद दिया है। तो आश्रम के नियम क्या है हमें यहाँ पे बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा अ ब क ड, इस प्रकार ही उत्तर लिखने हैं, तो यहाँ पे भी अ ब क ड वैसा ही दिया है। तो अ करके पहला नियम लिखना है, ब करके दूसरा, इस प्रकार हमें चारों नियम लिखने हैं, साथ में नहीं लिखने। अ ब क ड ऐसे करके 4 नियम हमें अलग अलग लिखने हैं। सपोज आपको बॉक्स की डायग्राम दी जाती है, तो वैसी डायग्राम बना के, पेन से बना के वैसे आंसर लिखना। मतलब प्रश्न में कैसे संजाल दिया है, कैसे आकृति दी है, वो आप ध्यान में रखें। ठीक है, यहाँ पे आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, पेन ही यूज करना है। तो आश्रम के नियम क्या है, आश्रम के 4 नियम, कोई भी एक स्टूडेंट अनम्यूट करके बताओ, आश्रम के 4 नियम क्या है। यस, ठीक है, आप परिच्छेद पढ़ोगे तो, और ये सब पढ़ाए हुए है लेसन, तो आप बहुत इजीली परिच्छेद में से भी ढूंढ के लिख सकते हो। तो आश्रम के नियम लिखना है आपको। आश्रम की व्यवस्था या संचलन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। ब, आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा, जो भी आश्रम है उसका विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। क, तीसरा नियम है आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। ये जो परिच्छेद में नियम बताए वो ही हम लिख रहे हैं। और ड, चौथा नियम है आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। तो इस प्रकार आश्रम के जो भी 4 नियम हमें दिए हैं, 2 अंक के लिए प्रश्न आया, तो वो चारों नियम हमें यहाँ पे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है उत्तर लिखिए। अभी यहाँ पे हमें 2 के उत्तर में से तो पहला प्रश्न है आश्रम कैसा आश्रय स्थान होगा। तो परिच्छेद में से हमें ढूंढ के लिखना है कि आश्रम मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। या फिर दूसरा प्रश्न है आश्रम में कौन सी संस्था नहीं होगी, वहां पे मिस्टेक हुई है, होगी शब्द है वहां। तो आश्रम में शिक्षा संस्था नहीं होगी, ये भी परिच्छेद में हमें बताया है। तो ये उत्तर हमें वहां पे लिखने, ये प्रश्न 2 अंक के लिए है। तीसरा प्रश्न शब्द संपदा पे आधारित होता है, देखो इजी है। समानार्थी शब्द लिखिए। अभी अखबार और बोझ ये शब्द आए हैं परिच्छेद में, उसके समानार्थी शब्द हमें अपने मन से लिखने हैं। तो अखबार, अखबार के लिए समानार्थी शब्द क्या आएगा, हमें ये जो समानार्थी शब्द लिखने वो हिंदी के ही लिखने हैं। अखबार, अखबार का समानार्थी, अखबार लिख के हम डैश करके समाचार पत्र, अखबार का समानार्थी शब्द आता है समाचार पत्र। और दूसरा जो है बोझ, बोझ का समानार्थी शब्द है भार। ठीक है, इस प्रकार समानार्थी शब्द लिखते समय डैश करके आगे हमें उसका अर्थ लिखना है। और विलोमार्थी शब्द, विलोम शब्द लिखते समय देखो स्वतंत्र, स्वतंत्र लिखा है, क्रॉस किया है वहां पे,
वो मार्क वहां पे आना चाहिए। स्वतंत्र, परतंत्र, मान्य, अमान्य, इस प्रकार ये शब्द हमें लिखने हैं, समानार्थी और विलोम शब्द। ठीक है, चौथा प्रश्न है स्वमत अभिव्यक्ति कि आश्रम की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब ये आप अपने मन से लिख सकते हो कि आश्रम हमारे समाज में क्यों आवश्यक है। आपकी जैसे भी विचार है आप लिख सकते हो कि आश्रम की जो संकल्पना है, बहुत प्राचीन काल से ये आश्रम चले आ रहे हैं, और आश्रम का निर्माण जो है वो समाज में जो आवश्यकताएं है उसके हिसाब से होता है। मतलब महिला आश्रम होगा, वृद्धाश्रम होगा, बाल आश्रम होगा, कि जरूरत के अनुसार अभी समाज में जो भी पीड़ित महिला है, कुछ तिरस्कृत, उपेक्षित ऐसी महिलाएं हैं, तो उनको रहने के लिए जो आश्रम बनाए जाते हैं वो होते हैं महिला आश्रम, या फिर बच्चों के लिए बाल आश्रम होते हैं, वहां पे कुछ अनाथ बच्चे या फिर उन्हें रखा जाता है। वृद्धाश्रम हम देख सकते, वहां पे लिख सकते हैं आप वृद्धाश्रम की, वृद्ध माता पिता को जब बेटे बहू संभालते नहीं है, घर में नहीं रखते हैं, तो उन्हें वृद्धाश्रम में अच्छे से रखा जाता है, उनकी देखभाल वहां पे की जाती है। तो आश्रम की आवश्यकता है समाज में, क्योंकि समाज में ऐसे अलग अलग बातें हो रही है, तो जो भी दुखी व्यक्ति है, बेसहारा व्यक्ति, उनको आश्रम में सहारा मिल जाता है। इस प्रकार आप 2 अंक के लिए स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गए 2 गद्य हो गए 8-8 अंक के लिए। और जो प्रश्न ई है, तो ई में क्या आता है, अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अभी ये जो है अपठित गद्यांश है, अनसीन पैसेज है, जो आपको पढ़ाया हुआ नहीं है, तो इसको क्या करना है, आपको पहले ठीक से पढ़ना है। ये 4 अंक के लिए आता है, और उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनके उत्तर आपको परिच्छेद में से ढूंढ के लिखने हैं। 2 कृतियां यहाँ पे दी जाती है, आकृति पूर्ण कीजिए, और दूसरा स्वमत अभिव्यक्ति, मतलब आपके विचार लिखने हैं। तो पहली जो कृति है वो आपको परिच्छेद में से ही देख के लिखना है कि भारत के मुख्य 2 ऋतु। अभी इस परिच्छेद में भारत देश के बारे में हमें जानकारी दी है, भारत की जो ऋतु है, या फिर भारत में जो नदियां है, शहर है भारत के, तो उनके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी दी है, भारत देश के बारे में जानकारी। तो उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो उनका आंसर हमें लिखने की भारत के मुख्य 2 ऋतु। अभी भारत के ऋतु के बारे में हमें जानकारी दी है, तो यहाँ पे जो ऋतु बताए उसमें से 2 ऋतु आपको लिखने हैं। आप यहाँ पे गर्मी, वर्षा, इस प्रकार भी उत्तर लिख सकते हो, 1 अंक के लिए प्रश्न है। या फिर दूसरा आ प्रश्न है, भारत देश की 2 नदियों के परिचय, यहाँ पे बहुत नदियों के नाम आए हैं कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बहुत सारी नदियों के नाम आए हैं। उसमें से कोई भी 2 नदियों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, 1 और 2। तो ये भी प्रश्न 1 अंक के लिए है। ठीक है, भारत देश की 2 नदियों के नाम गंगा, यमुना लिख सकते हो आप। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मेरा भारत महान विषय पर अपने विचार। अभी ये जो प्रश्न दिया है कि मेरा भारत महान, परिच्छेद में भी भारत देश के बारे में जानकारी दी है, और हम सब भारत देश में रहते हैं, तो हम तो बहुत जानकारी इस पे आधारित लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि मेरा भारत देश महान, हम ये बता सकते हैं विविधता में एकता हमारे देश में है। तो इस प्रकार आपको अपने विचार लिखने लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा विभाग है पद्य विभाग, वो 12 अंक के लिए आता है। हमारे टेक्स्ट बुक में जो भी पोयम है 6 मार्क्स के लिए वो पूछे जाते हैं, 6 अंक के लिए उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे जो पोयम दी है, तो उसमें 3 कृतियां हमें यहाँ पे दी है। तो जो पहली कृति है संजाल पूर्ण करो, तो यहाँ पे जो आकृति दी है, संजाल दिया है, वो हमें पूर्ण करना है। अभी ये पोयम हमें ठीक से पढ़नी है। ठीक है, उस पे जो आधारित क्वेश्चन आंसर है वो हमें लिखने हैं कि गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। ये जो गजल दी है हमें यहाँ पे, इसमें जो प्राकृतिक घटक के नाम आए हैं वो हमें लिखने हैं। तो वो आप लिख सकते हो, फूल, तितली, मोती और सीप, ये 4 प्राकृतिक घटक के नाम आपको लिखने हैं, 2 अंक से। दूसरा प्रश्न, वाक्य फिर लिखिए। यहाँ पे आपको वाक्य दिए गए हैं, और
विकल्प भी दिए गए हैं। अभी उत्तर लिखते समय क्या करना है, आपको वाक्य लिखना है और उसमें जो भी तीनों में से जो भी सही आंसर है वो लिख के उसको अंडरलाइन करना है। यहाँ पे वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, तो रोशनी शब्द जो लिखोगे आप उसको अंडरलाइन करके लिखना है, ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा प्रश्न है, हम सभी के लिए एक डैश है, तो हम सभी के लिए एक मर्यादा है, मर्यादा शब्द लिखोगे आप अंडरलाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। ये भी प्रश्न 2 अंक के लिए है। तीसरा प्रश्न है जोड़ियां मिलाइए, ये भी 2 अंक के लिए है। तो अभी जोड़ियां मिलाते समय आपको एक बात ध्यान में रखने की, जो भी आंसर है वो सामने ही लिखना है। सपोज धुंध शब्द है, उसका जो आंसर है वह एरो नहीं है, सामने आंसर। उस शब्द का आंसर सबसे जाएगा रोशनी, तो धुंध के आगे आपको लिखना है रोशनी शब्द। दूसरा है मर्यादा, मर्यादा का है। तीसरा है मोती, मोती के आगे आएगा सी। और फूल, फूल के आगे आएगा तितली। एकदम सामने उसके आंसर आपको लिखने हैं जोड़ियां मिला के सब, ठीक है। ये भी प्रश्न 2 अंक के लिए होता है। इस प्रकार ये पद्य 6 अंक के लिए आपको इसके आधार मैम पूछे जाते हैं। यस मैम, पठित गद्यांश में जो आश्रम के नियम है, इसमें क्या ये लिख सकते हैं पूरी पहचान और परिचय के बिना हाँ? किसी भी, इसमें क्या ये लिख सकते हैं आश्रम के नियम में पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं किया जाएगा? जो भी नियम आए हैं, टीचर बहुत सारे नियम है ना उसमें। ठीक। तो आश्रम चलाने के लिए जो नियम बनाए हैं वो आपको पूछेंगे ना, तो मैंने अभी वो बताया वो लिख सकते हो आप, ठीक है। और ये नहीं लिख सकते जो बताया मैंने? नहीं लिख सकते हो ना। अच्छा, ओके मैम, थैंक। ओके। तो अभी पद्य हम देख रहे हैं। अभी पद्य जो है दूसरा पद्य में यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखने की, 6 अंक के लिए है ये, तो उत्तर लिखिए। अभी प्रश्न पूछे गए हैं, संत और पर्वत में का आधार। जो हमें बताया गया है संत और पर्वत में क्या समानता है, तो वो आपको अभी पोयम की सेम टू सेम लाइन यहाँ पे नहीं लिखनी है, क्या बताइए वो आपको लिखनी है। कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। लिखते समय ऐसे लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है आपको यहाँ पे। जैसे जैसे पोयम नहीं लिख सकते तो आप लिख सकोगे यहाँ पे, दुष्टों के वचन से है। पहला पहला उत्तर क्या आएगा, दुष्टों के वचन से है ना, और दूसरा आएगा बूंदों का आघात सेना। दोनों में क्या समानता है, दुष्टों के वचन से है ना और बूंदों का आघात सेना। इस प्रकार आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। प्रश्न है, भूमि के पास आए बादल ऐसे लगते हैं। अभी इस कविता में हम बताए कि भूमि के पास आए हुए बादल कैसे लगते हैं, विद्वान की तरह। तो वो उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखना। तो अभी देखो यहाँ पे आपको एक शब्द में उत्तर पूछा है, तो एक शब्द में विद्या किसे पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, तो इसका एक शब्द में ही उत्तर आएगा, क्या रहेगा, विद्या पाने के लिए पढ़ाई करते हैं ना, तो विद्या उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, बिजली की तुलना किससे की गई है। अभी इस कविता में बिजली की तुलना किससे की गई है, तो दुष्ट की प्रीति से। आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना है दुष्ट की प्रीति से, ठीक है। एक शब्द में है तो एक शब्द में उत्तर लिखना है, एक वाक्य में है तो एक वाक्य में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों सरल आपको यहाँ पे घन मंडल नभ गर्जत घोरा खल के ये जो प्रथम 4 पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियों को पढ़ के उनका सरल अर्थ लिखना है, उनका मीनिंग अपने शब्दों में लिखना है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि अभी आपको यहाँ पे सिर्फ पोयम पढ़नी है, वो 4 लाइन पढ़नी है और अपने मन से अपने शब्दों में उनका जो मीनिंग है वो लिखना है। पोयम की लाइंस नहीं लिखनी है, ठीक है। उसका सरल अर्थ लिखना है, मीनिंग लिखना है। तो आप उसमें लिख सकते हो कि बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर
भयंकर गर्जना कर रहे। श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसे में सीता के बिना उनका मन भयभीत हो रहा है, बिजली आकाश में चमक रही है। और कैसे चमक रही वो, जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, या फिर बादल धरती के नजदीक आकर बरस रहे हैं। उनका व्यवहार ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। और संत के बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, बताया गया है कि पहाड़ों पर वर्षा की बूंदों की चोट पड़ रही है, पहाड़ चुपचाप शांत भाव से यह आघात उसी प्रकार सहते जा रहे जैसे संत लोग दुष्टों के कटु वचन सह लेते और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। तो ये आपको अपने शब्दों में इसका सरल अर्थ लिखना है, ठीक है। विभाग 3 में पूरक पठन के आपको 2 परिच्छेद दिए जाते हैं, एक गद्य रहता है और एक पद्य रहता है। तो पूरक पठन का परिच्छेद आपको 4 अंक के लिए जाता है। 4-4 करके 2 परिच्छेद पूछे जाते हैं। तो अभी बूढ़ी का जो लेसन है हमारा, उस पे आधारित पूरक पठन यहाँ पे हमें दिए हैं प्रश्न। ये भी परिच्छेद आपको पढ़ना है और उसके जो संजाल पूर्ण कीजिए। तिलक उत्सव में इस प्रकार हो रही थी भोजन की व्यवस्था। अभी जो तिलक उत्सव के बारे में यहाँ पे वर्णन किया है परिच्छेद में, तो भोजन की व्यवस्था किस प्रकार हो रही थी, देखो बताया है यहाँ पे भोजन की व्यवस्था किस प्रकार हो रही थी। तो आप सेकेंड पैराग्राफ में लिख सकते हो, भट्टियों कड़ाह चढ़ रहे थे। देखो सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन से ही है। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, तो दूसरे में अन्य पकवान पक रहे थे, और एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। तो इस प्रकार आप ये लिख सकते हो। चारों ऑप्शन आपको लिखने हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कारण कि ये जो आकलन होती है दोनों में से कोई एक ही आएगी 2 अंक के लिए, और स्वमत 2 अंक के लिए। तो बूढ़ी काफी अपनी कोठरी में शोकमय विचार में बैठी हुई थी। क्यों बैठी हुई थी उसका कारण लिखना चाहिए, लिख सकते हो। बूढ़ी काफी अपनी कोठरी में शोकमय विचार में बैठी हुई थी क्योंकि भोजन का स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। और दूसरा जो प्रश्न है, एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। अभी उसके बारे में भी यहाँ पे बोलना अथवा सम्मिलित होना प्रतिकूल समझते थे। अब ये जो कारण आपने लिखा है उसको भी आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार कारण लिखिए, ये भी प्रश्न आ सकता है 2 अंक के लिए। और दूसरा जो स्वमत, मेरे को प्रश्न पूछा है, बुजुर्गों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अभी हम देखते हैं हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनका आदर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है। तो इस पे आपको अपने विचार ही लिखने हैं। अपने शब्दों में आप लिख सकते हो कि घर के बुजुर्ग लोग जो है उन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत मेहनत की होती है। अभी उम्र होने के बाद, वो बुजुर्ग होने के बाद उन्हें हमारे सहायता की जरूरत होती है। तो हमें उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, उनको घर में मान सम्मान देना चाहिए। ये सब बातें आप लिख सकते हो। और बुजुर्ग जो व्यक्ति है वो छोटे बच्चों की तरह उनका बर्ताव होता है, तो उसे ध्यान में रखकर उनके साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हम इसमें लिख सकते हैं। अभी प्रश्न में जो आप प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। यहाँ पे जो हमारी जो मन कविता है पूरक पठन में, तो ये यहाँ पे दी है और ये पढ़ के हमें इसके प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। यहाँ ये भी पद्यांश है, ये 4 अंक के लिए आता है। तो इसमें जो पहली कृति है, यहाँ इस कविता में हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु, इसमें जो महीना और ऋतु का नाम आया है वो हमें लिखना है। उसमें उत्तर हम लिख सकते हैं फागुन और बसंत, ठीक है। ये प्रश्न 1 अंक के लिए है। और दूसरा जो प्रश्न है उत्तर लिखिए, वो 1 अंक के लिए, कौन प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पे कविता में हमें लिखना है कि यहाँ आप लिख सकते हो गुलाब का फूल कांटों के बीच हंसता है, तो वो हमें गुलाब का फूल प्रेरणा दे रहा है। दूसरा फागुन का महीना
और निसर्ग हमें क्या प्रेरणा देता है, इस बारे में अपनी विचार लीजिए। अब कविता में बताया है कि फागुन का महीना और निसर्ग से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है और उस समय उल्लास और उमंग का समय होता है। तो हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं से और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। या फिर आप लिख सकते हो कि हमारे सभी के जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानियां होती है, तो उनको भूल के हमें जीवन का आनंद लेना चाहिए। और निसर्ग से भी हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि गुलाब का फूल हम निसर्ग में देखेंगे कि वो फूल कांटों के बीच खिला हुआ रहता है, लेकिन वो हंसता खिलखिलाता रहता है और उससे देखकर हमें बहुत प्रसन्नता महसूस होती है। हमें वो प्रेरणा देता है कि जीवन में कितने भी दुख दर्द होंगे तो भी आप खुशी से प्रसन्नता से कैसे रह सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, परेशानियों से बिना घबराए बिना अपना काम कर सकते हो। ये सब प्रेरणा हमें पुस्तक का मिलती है, आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, इस प्रकार इन प्रश्नों इसको कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो। रूपाली मैम, यस क्षमा आप पूछिए। रूपाली मैम आप यस टीचर यस हेलो हाँ टीचर, जो आपने स्टार्टिंग में समझाया कुछ तो नहीं, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम था पूरा। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आप बोल रहे हैं। यस बेटा, जो भी आपको प्रश्न दिए, देखो बेटा आपको क्या करना है, परिच्छेद पढ़ना है ठीक से और उसमें से ही आपको उत्तर लिखने की। सोनाबाई के 4 बच्चों की करामत, उन्होंने क्या करामत की है अस्पताल में, वो आपको लिखना है। लिखना है, परिचित दिया हुआ ही लिखना है, या फिर वाक्य पूर्ण करो। देखो आधा वाक्य आपको यहाँ पे दिया है, आगे का वाक्य आपको पूर्ण करके लिखना है कि उनका अंदाज कुछ ऐसा था, ये वाक्य दिया है। तो आगे का जो वाक्य है परिच्छेद में तीसरा जो वाक्य है, आप देख सकते हो कि तीसरी लाइन है, जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदी। तो इस प्रकार ये वाक्य आपको पूर्ण करना है परिच्छेद में से। ये दोनों प्रश्न आपको परिच्छेद में से लिखने। शब्द संपदा जो है, वचन बदलना, समानार्थी शब्द लिखना, ये भी आपको लिखना है कि टांग टांगे, दुर्घटना दुर्घटनाएं। ठीक है, समानार्थी शब्द वक्त, वक्त के लिए समानार्थी शब्द आप लिख सकते हो समय, या फिर दर्द, दर्द के लिए समानार्थी शब्द क्या आएगा, पीड़ा। इस प्रकार आपको ये शब्द लिखने हैं। और स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न आपको अपने विचार लिखने, जो प्रश्न दिया है उस पर आधारित। ठीक है, ये जो गद्य और पद्य जो दिए हैं, पढ़ाए हुए लेसन है आपके, तो आपको परिच्छेद में से ही ढूंढ के इनके आंसर लिखने। सिर्फ जो चौथा प्रश्न आता है स्वमत अभिव्यक्ति, वो आपको अपने विचार लिखने हैं। ओके, यस। और किसको कुछ पूछना है? हेलो मैम, रुपाली मॅम कंटिन्यू करणार होते पुढचं. रुपाली मॅम जॉईन नाही झाल्या. रुपाली मॅम नाही जॉईन झाल्या. सो आगे का हम देखते हैं. आगे का जो है व्याकरण तथा भाषा अध्ययन के जो प्रश्न है, तो देखो अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचान कर लिखिए। आपको सूचना के अनुसार कृतियां करनी। व्याकरण के प्रश्न जो है वो 14 अंक के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी शब्द दिया अधोरेखांकित किया है उसका शब्द भेद आपको पहचानना है। हम शब्द का शब्द भेद क्या आएगा,
प्रयुक्त अव्यय ढूंढकर उसका भेद लिखिए। आपको ये जो वाक्य दिया है उसमें प्रयुक्त अव्यय ढूंढना है और उसका भेद लिखना है। गरीबी और बेकारी की समस्या दूर करनी Rupali होगी। ma'am, you joined. तो Please raise your और hand. शब्द यहाँ पे आया है। I'm not able to see your name. Rupali ma'am, just raise your hand. I'm not able to see your name. Yes, Rupali ma'am, your co-host now. You can continue. Okay, thank you, ma'am. Good morning, everyone. Let's continue. Swati madam have explained you. उन्होंने आपको विभाग 1, विभाग 2 और विभाग 3 बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो विभाग हमारा 4 और 5 है, हाँ, उसमें हम देखेंगे विभाग 4 जो है वो भाषा अध्ययन, जिसे व्याकरण भी कहते हैं, और विभाग 5 जो है उपयोजित लेखन रचना विभाग। तो अभी इस 2 विभाग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने देखो विभाग 4 जो व्याकरण और भाषा अध्ययन है, इसमें क्या कहा गया है कि प्रश्न 4 सूचना के अनुसार हमें क्या करना है, कृतियां कीजिए। तो ये जब हम व्याकरण करेंगे, व्याकरण ये सबसे क्या है, स्कोरिंग है, इसके ऊपर हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और अगर हम इसे समझते हैं तो ये जो 14 अंक है ना, ये हमारे हाथ में है। तो 14 में से हम 10 के ऊपर आसानी से अंक हासिल कर सकते हैं। तो अभी जो पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पर पूछा गया है कि अधोरेखांकित शब्द भेद पहचान कर लिखिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और उस वाक्य में वाक्य ऐसा है कि हम सोच में डूब गए। ओके, अभी यहाँ पर शब्द एक उन्होंने अधोरेखांकित किया यानी अंडरलाइन किया है। तो अभी हमें ये पहचान है कि ये कौन सा भेद है। तो ये ध्यान में हमें रख के चलना है कि भेद हमारे 3 प्रकार के हैं। एक है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम और तीसरा है विशेषण। तो ये तीनों के अलावा और कुछ नहीं शब्द भेद है। तो हम ये जो हमारा है ये कौन सा है, सर्वनाम। तो इस तरीके से प्रश्न पहला लिखना है, जो क्वेश्चन बोला गया है अधोरेखांकित शब्द ये पूरा लिखना है, और उसके बाद हम डैश करके सर्वनाम ऐसे उत्तर आपको लिखना है। ये हुआ पहला। अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा में पूछा गया है, जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित, ये जो ऊपर जो प्रश्न दिया है, जो प्रश्न पूछा है उसे हमें पूरा लिखना है, क्योंकि वो प्रश्न देखने के बाद पता चलेगा कि ये किसका उत्तर आपने लिखा है ना। सिर्फ 2 डालने से मतलब नहीं बनेगा, आपको वो प्रश्न भी लिखना है। तो निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अवयव ढूंढकर उसका भेद लिखिए। अभी यहाँ पर देखो एक वाक्य दिया गया है और उसमें हमें कहा गया है कि अवयव ढूंढकर लिखना है और उसका भेद। गरीबी और बेकारी की समस्या दूर करनी होगी। तो अभी इस वाक्य में हमें देखना है कि कौन सा अवयव है। अवयव हमारे 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक अवयव है, संबंध बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव। तो यहाँ पर गरीबी और बेकारी, तो ये और यहाँ पर क्या है, प्रयुक्त अवयव हमने ढूंढ लिया कि और है, और ये भेद है समुच्चय बोधक अवयव। तो और लिखना है डैश करके समुच्चय बोधक अवयव। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, जो तालिका पूर्ण कीजिए। अभी तालिका यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, तो उसमें प्रश्न किसके ऊपर पूछा है, संधि के ऊपर। तो संधि शब्द दिया गया है, संधि विच्छेद दिया है और संधि भेद, ऐसे तालिका पूर्ण करना है हमें। अभी यहाँ पर देखो 2 संधि पूछी गई है, तो इसमें से हमें दोनों करनी है। अगर देखो आप एक करते हो तो उसमें अगर मिस्टेक हो गया तो दूसरा भी हमें राइट हो सकता है। तो ग्रामर में हमें एक अगर पूछा जाता है तो एक के बदले हमें 2 करके आना है, इतना ध्यान में रखना है आपको। अभी देखो पहला दिया है संधि शब्द। संधि शब्द में क्या दिया है, पहला देवालय। तो अभी इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, देव प्लस आलय। उसके बाद उसका संधि भेद होगा स्वर संधि। तो ये देवालय का हमने संधि विच्छेद किया और संधि भेद। उसके बाद में दूसरा तालिका में दूसरा कहते हैं कि संधि विच्छेद दिया है, यहाँ पर हमें संधि शब्द लिखना है और संधि भेद लिखना है। तो संधि शब्द में हम लिखेंगे निराशा और फिर संधि भेद में हम लिखेंगे विसर्ग संधि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न के ऊपर।
चौथा जो प्रश्न है वो किसके ऊपर है? सहायक क्रिया। ये जो क्रम है ना, और जिस क्रम में ऐसे ही मतलब पहले क्रम में आपको शब्द भेद आता है, दूसरे में अव्यय पूछा जाता है, तीसरे में संधि, ये सीक्वेंस जो हमारे ऐसे ही रहते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। चौथा जो है, निम्नलिखित वाक्य से सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए जो 1 अंक के लिए है। अभी यहाँ पर हमें 2 वाक्य दिए गए हैं। तो पहला वाक्य है, करामत अली सुनकर खामोश रह गया। एक ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया में सहायक क्रिया जो होता है वो हमेशा आखिर में ही होता है, वाक्य के आखिर में। तो यहाँ पर रह को कौन सहायता कर रहा है? गया। तो गया ये हमारा सहायक क्रिया और उसका मूल रूप बनेगा जाना। उसी तरह दूसरा वाक्य देखो, उसका अनुभव हमने कर लिया। तो कर को कौन सहायक कर रहा है? लिया। तो लिया ये हमारा क्या है? सहायक क्रिया है और उसका मूल रहेगा लिया का लेना। तो इसी तरीके से हमें गया डैश करके जाना और लिया डैश करके लेना। तो ये दोनों वाक्य हमें लिखना है। वहां पर एक पूछा है लेकिन हमें दोनों करने हैं। बाद में है प्रश्न 5वां, जो प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया रूप हमें लिखने हैं। यहाँ पर भी देखो तालिका दी है, टेबल दिया गया है। पहले इसमें लिखा है क्रिया, दूसरे में दिया है प्रथम प्रेरणात्मक रूप, दूसरा तालिका है द्वितीय प्रेरणात्मक रूप। अभी ये हमें पूरा करना है। तो पहला जो क्रिया यहाँ पर दिया है डरना। अभी एक ध्यान में रखना है, जब तुम प्रथम प्रेरणात्मक करते हो तो उसमें आता है आना, तो डराना। तो क्रिया के आगे आपको आना लगाना है। तो डरना के आगे हम आना लगाते हो, बन जाता है डराना। और फिर बाद में जब द्वितीय रहता है, द्वितीय में आपको ध्यान रखना है कि वहां पर क्रिया के आगे हमें वाना लगवाना है, तो वो बन जाता है डरवाना। उसी तरह यहाँ पर क्या दिया? दूसरा झुकना क्रिया, तो उसका प्रथम रूप आएगा झुकाना और द्वितीय आएगा झुकवाना। तो ये हमारा हो गया प्रथम और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप। उसके बाद है छठा में देखो अ और आ दिए है, अथवा है। तो इसमें मैं कहूंगी कि आप जो आ वाला है ना उसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें देखो आपको वाक्य भी दिया है, उसका अर्थ भी लिखा है। तो सिर्फ आपको वहां पर जो ऑप्शन दिया है उसमें से ढूंढ कर ही आपको लिखना है, जो विकल्प दिया है उसमें से ढूंढ कर हमें लिखना है। तो प्रश्न पहला छठा अ में दिया है कि मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में क्या करना है? प्रयोग करना है। तो पहला यहाँ पर मुहावरा क्या दिया? पसीना बहाना। तो पसीना बहाना लिखना है, उसका अर्थ आप लिखोगे मेहनत करना। फिर उसके बाद उसके ऊपर हमें क्या बनाना है? वाक्य में प्रयोग करना है। तो क्या आप वाक्य ऐसे बनाओ कि एक ही वाक्य भी कैसा? छोटा, सरल और एकदम सही हो। तो मैंने यहाँ पर एक वाक्य किया कि किसान ने अनाज खेत में पसीना बहा। किसान ने आज खेत में पसीना बहा। तो ये जो हमारा वर्ड है पसीना बहा, उसको हमें क्या करना है? उस वाक्य में अंडरलाइन करना है, ताकि हमें पता चलेगा कौन से अर्थ का हमने यहाँ पर ये चयन किया। अभी दूसरा आ में कहा गया कि अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए पूछे मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखे। हाँ, अभी यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए, 2 वाक्य दिए हैं और यहाँ पर जो अधोरेखांकित है उसमें हमें क्या करना है? चयन करना है, यानी चेंज करना है, परिवर्तन। अभी पहला वाक्य है, परीक्षा में अच्छे अंक मिलने पर रूपा अधिक आनंदित हुई। अभी ये जो अधिक आनंदित हुई उसके जगह हमें ये 2 जो दिए हैं अर्थ, वो देखना है कि इसमें कौन सा आएगा। पहला दिया है फूलना समाना और दूसरा तिलिस्म टूटना। तो इसमें क्या आएगा? पहला वाला फूलना समाना। तो कैसे आप लिखोगे? परीक्षा में अच्छे अंक मिलने पर रूपा फूलना समाई, और उसे क्या करना है? अंडरलाइन करना है। फिर बाद में दूसरा, साधु की सच्चाई प्रकट होते ही उसका पूरा भेद खुल गया। तो अभी यहाँ पर जो अधोरेखा की पूरा भेद जो खुल गया है उसके जगह हम क्या लिखेंगे?
तिलसम टूटना, तो कैसे लिखोगे? साधु की सच्चाई प्रकट होते ही उसका तिलिस्म टूट गया। और इसको अधोरेखांकित यानी अंडरलाइन करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो जो ऑप्शन जैसा दिया है ना वैसे ही उठा के यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि वो वैसे ही लिखने से वाक्य हमारा सही बनता है क्या नहीं। तो ये हमें थोड़ा यहाँ पर चयन करके लिखना है। तो छठा हमारा था मुहावरे के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। 7वां, वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका क्या लिखिए? भेद लिखिए। वाक्य दिया है ऐसा कि राधा कमरे से बाहर निकली, तो अभी हमें यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा कारक है और उसका भेद। तो यहाँ पर से, तो से और ये डैश करके लिखना है अपादान कारक। तो ये कौन सा कारक है? अपादान कारक। उसके बाद में 8वां है विराम चिन्ह। वाक्य में यथास्थान विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, जिसे हम पंक्चुएशन इंग्लिश में कहते हैं। वो 1 अंक के लिए है। बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा, तो ये वाक्य लिखना है और उसमें यथा जब प्रॉपर हमें विराम चिन्ह लगाना है। तो बोल बेटा अल्प विराम, फिर अब भी मुझसे भागेगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह डालकर पूर्ण विराम करके ये वाक्य हमें ऐसे विराम चिन्ह डाल के खत्म करना है। उसके बाद है 9वां। इसमें हमें क्या करना है कि सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। और इसमें 2 पूछा है, तो 2 के जगह हम पूरा 3 करके आएंगे। पहला है समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ा। अभी यहाँ पर हमें सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है, तो उधर आप लिखोगे समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरते हैं। फिर दूसरा वाक्य है इस साल भीषण गर्मी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि अपूर्ण भूतकाल में से करना है, तो इस साल भीषण गर्मी पड़ रही थी। फिर बाद में ई वाला है वह सुबह देर तक सोता रहता है। यहाँ पर हमें करना है सामान्य भविष्यकाल, तो वह सुबह देर तक सोएगा। तो इस तरीके से काल परिवर्तन हमें करना है। 2 पूछा गया तो उधर हम 3 करेंगे ताकि हमें 2 अंक आसानी से हासिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। 10वां, अभी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। वाक्य परिवर्तन, पहला प्रश्न है, यहाँ पर भी 2 पूछा है, हमें यहाँ पर 3 वाक्य करके आने हैं। पहला है मानू दीदी, सॉरी 10वां, ओके, क्या उस गली में पेड़ भी है? अभी यहाँ पर हमें बोला गया कि किसमें करना है? प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक यानी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे इसका वाक्य? उस गली में पेड़ है क्या? प्रश्नार्थक वाक्य। उसके बाद दूसरा क्या है? आ वाला, आप क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? यहाँ पर हमें पूछा गया निषेधार्थक वाक्य में हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो आपका क्या ख्याल नहीं है? निषेध, नहीं करना है, तो नो यहाँ पर। उसके बाद 11, शुद्ध करके फिर से लिखिए। अभी यहाँ पर भी हमें 3 वाक्य दिए हैं और करना है 2, लेकिन हम यहाँ पर तीनों के तीनों करने चाहिए। पहला प्रश्न है, पहला वाक्य है मानू दीदी काकी के सबसे छोटी बेटी है। अभी यहाँ पर मानू दीदी काकी की के जगह की आएगी और उसे हम अंडरलाइन करेंगे, सबसे छोटी बेटी है। यहाँ पर की का करेक्शन करना है, और जहां पर भी हम करेक्शन शुद्ध करेंगे, वाक्य शुद्ध करेंगे, उसको हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है पेन से। फिर आ वाला वाक्य देखो, सुख दुख तो सदा ही लगे रहती है। तो अभी इसको शुद्ध हम करेंगे कि सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। तो लगा और रहता में हमें शुद्ध करना है, और फिर उसे भी हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। तीसरा ई वाला वाक्य देखो, हमने सत्य के राह पर चलना चाहिए। अभी यहाँ पर देखो हमने है, उधर हम लिखोगे, वो अंडरलाइन करोगे। हमें सत्य के जगह की लिखोगे, राह पर चलना चाहिए। तो जहां पर आप वाक्य शुद्ध करोगे वहां पर अंडरलाइन, तो उससे पता चलेगा आपने कहाँ पर वाक्य में शुद्धि अशुद्ध किया है।
तो ये हमारा था विभाग 4 जिसे भाषा अध्ययन व्याकरण कहते हैं, जो 14 अंकों के लिए है। तो इसके ऊपर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और समझ में आता है आप लोगों को आसानी से, तो इसमें 10 के ऊपर आप आसानी से हासिल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। विभाग 5वां जो रचना विभाग जिसे उपयोजित लेखन कहते हैं, राइटिंग स्किल, जो 26 अंकों के लिए होता है। अभी इसमें दिया सूचना, आवश्यकता अनुसार परिच्छेदों में लेखन अपेक्षित है। तो जहां पर आपको पैराग्राफ या जो भी जहां पर ड्राइंग है आवश्यकता है वहां पर ही हमें करना है। और एक ध्यान में रखो कि जब भी हम ये पेपर सॉल्व करेंगे हिंदी का तो सारा काम हमें पेन से ही करना है, यहाँ पर पेंसिल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो प्रश्न पहला में दिया है कि प्रश्न 5वां पत्र लेखन। अभी पत्र लेखन में जो 5 अंक के लिए है, निम्नलिखित जानकारी पर आधारित पत्र लेखन कीजिए। अभी यहाँ पर देखो दिया है, विजय विजया मोहिते गगनगिरी सोसाइटी जालना में व्यवस्थापक आयुर्वेदिक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर औषधि की मांग करते हैं। अभी मैं कहूंगी ये पत्र लेखन में आप है ना औपचारिक ही पत्र करना, क्योंकि औपचारिक पत्र बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि उसमें एक एक इसके ऊपर आपको क्या पॉइंट्स दिए जाते हैं। अनौपचारिक में क्या है कि एड्रेस नहीं लिखना होता है, विषय नहीं होता है, फिर संबोधन ये सब नहीं। तो औपचारिक जो पत्र है ये स्कोरिंग है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही आपको सारी चीजें मिल जाती है। आपको विषय है कि प्रति कौन है, प्रेक्षक का पता क्या है, तो यहाँ पर आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर देखो जो विजय विजय, ये देखना इतना ध्यान में रखना है कि 2 नाम हो गए, मतलब एक लड़का और लड़की का नाम, तो ये हमारा पता है, प्रेक्षक जिसे हम कहेंगे, जो आखिर में पत्र के हमें लिखना होता है। तो ये पूरा जालना तक ये हमारा एड्रेस होगा। उसके बाद व्यवस्थापक, व्यवस्थापक के आगे जो है वो किसको की हमें प्रति, जिसको हमें एड्रेस करना है। तो ये ऐसे के ऐसे ही अगर आप एक के नीचे एक ये पता प्रति का लिखोगे तो यहाँ पर आपको 1 अंक मिल जाएंगे। तो व्यवस्थापक के आगे जो पता है वो प्रति का है, नागपुर तक। फिर बाद में नीचे क्या दिया कि पत्र लिखकर औषधि की मांग, तो ये हमारा विषय भी हमें यहाँ पर ही मिल रहा है कि पत्र तुम किसके लिए लिख रहे हो, कि औषधि की मांग करवाने के लिए। इतना भी आपने विषय डाला तो 1 अंक मिल गया। तो ये यहाँ पर ही आपको देखो आसानी से 2 अंक मिल जाते। एक विषय है और दिनांक से लेके प्रति का पता पूरा होने तक 1 अंक। तो ये 2 अंक आपको आराम से यहाँ से आप हासिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में से आपको सब लिखना है। तो पहले आप सबसे पहले लिखोगे दिनांक। दिनांक में जो नंबर्स होते हैं, जो अंक होते हैं, वो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन जो जनवरी फरवरी है उसे आपको हिंदी में ही लिखना है। फिर 1 लाइन छोड़ के प्रति लिखना है या सेवा में, दोनों में से कोई भी एक लिखोगे। अल्प विराम और पूर्ण विराम डालने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि उसके लिए भी अंक आपके जा सकते हैं। फिर उसके बाद में ये एड्रेस दिया है, व्यवस्थापक आयुर्वेदिक औषधि भंडार और नागपुर, ये यहाँ तक हो गया प्रति का पता। फिर नीचे आप क्या लिखोगे, उनका ईमेल एड्रेस। जैसे आयुर्वेदा यहाँ पर है ना, आयुर्वेदिक है ना, तो ayurved@xyz.com, ये जो ईमेल है, अगर आपको ये नहीं जमता है तो 2 ईमेल आईडी आपको अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि प्रति में भी हमें ईमेल आईडी लिखना है और प्रेक्षक में भी ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे विषय। तो विषय में मैंने कहा औषधि सामग्री मंगवाने के हेतु। फिर बाद में महोदय, फिर विषय विवेचन 2 अंकों के लिए होता है। उसमें ये लिखना है कि मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ और मैं अपने घर के लिए औषधि मंगवाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में आपको कौन से औषधि मंगाने हैं वो टेबल में एक लिखना है कि पाचक चूर्ण है, फिर दंत मंजन है, फिर च्यवनप्राश है। ऐसे करके आप नाम लिख सकते हो, 2-4 जो भी है। फिर उसके बाद में लिखना है कि मैं इस सूची के साथ सामग्री की पूरी रकम भेज रहा हूँ। आशा है आप सामग्री जल्द से जल्द भेजने की कृपा करें, धन्यवाद। फिर नीचे लिखोगे भवदीय। फिर ये जो नाम दिया है ना, विजय विजया, लड़का है तो विजय, लड़की है तो विजया मोहिते, हाँ मोहिले। फिर बाद में क्या दिया, गगनगिरी, उसके नीचे हमें क्या पता लिखना है और कहाँ पर है, जानना। फिर उसके बाद इनका भी हम ईमेल आईडी लिखेंगे, vijay@xyz.com। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आसानी से आपको 4 अंक
मिल सकते हैं पत्रलेखन में, इसीलिए मैं कहूंगी कि आप औपचारिक पत्र के लिए ही जाना। ओके, फिर बाद में यहाँ पर दिया है कि मित्र सहेली को वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम आने पर उपलक्ष्य में अभिनंदन पत्र लिख रहे हो। हाँ, तो तुम्हारी फ्रेंड सहेली को आप लिख रहे हो, तो उसमें आप क्या लिखोगे, पहले डेट, इसमें भी डेट पहले आएगा, फिर बाद में जो भी है तुम्हारी सहेली उसका नाम लिखोगे और फिर स्टार्ट कर दोगे कि जो विषय विवेचन या जो भी तुम्हारा कंटेंट है, जैसे मैं स्वास्थ्य व सकुशल हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी प्रसन्न व कुशल होंगे। आज यह सुनकर गर्व से सीना फूल गया कि तुम वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, और पुरस्कार प्राप्त करने तुमने न केवल अपनी प्रतिभा या परिचय, तो तुम अपने तरीके से लिख सकते हो, तो ये सब इसमें आएगा। फिर आज मुझे तुम्हारा सहेली होने पर सचमुच बहुत गर्व हो रहा है। फिर बाद में लिखोगे मेरी शुभकामना है प्रतिपल तुम्हारे साथ रहेगी, चाचा चाची मेरा प्रणाम, और साक्षी को बहुत सारा प्यार, तुम्हारी सहेली, अपना नाम लिखे, ईमेल आईडी, और यहाँ पर ये पत्र खत्म होता है। अभी दूसरा देखेंगे, प्रश्न 5वां 2 है जो गद्य आकलन। अभी यहाँ पर आपको क्या दिया है, गद्य आकलन जो 4 अंक के लिए है। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 4 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। हाँ, तो ये गद्य आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उसके ऊपर आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। यहाँ पर आपको 4 बोला है, मैं कहूंगी आप कम से कम 5 या 6 प्रश्न तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आपने 4 ही किया तो 4 में से आपके मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। तो आप 5 या 6 प्रश्न तैयार कीजिए, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर एक वाक्य में हो, और वो प्रश्न में ही होना चाहिए कि कब, कहाँ, क्यों। उसके बाद है प्रश्न 5वां आ, वृत्तांत लेखन और इसके साथ अथवा कहानी लेखन। तो अभी ये दोनों में से आपको एक करना है। तो कहानी पहला दिया है कि वृत्तांत लेखन 5 अंक के लिए। आदर्श पाठशाला मुंबई में संपन्न हिंदी दिवस 14 सितंबर समारोह का वृत्तांत 60 से 80 शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर भी जब आप वृत्तांत लिखते हो, आपको पता है कि कौन सी चीजें ध्यान में रख के हमें वृत्तांत लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कहाँ पर कौन से स्कूल में हुआ, तो आदर्श पाठशाला स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर अभी वृत्तांत लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस हमने ये किया था, समारोह किया था, लेकिन उसके दूसरे दिन हम लिखते हैं वृत्तांत रिपोर्ट राइटिंग, तो फिर डेट भी हमारी वो हिसाब से दूसरे दिन की आएंगे। और जब हम वृत्तांत लेखन जब हम लिखते हैं तो उसमें दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष, इन चीजों का उसमें समावेश होना चाहिए। फिर बाद में हमें केवल महत्व के ही बातें उसमें लिखने की, जो हमारा विषय को लेके ही हमें वृत्तांत लेखन लिखना है। कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ में से लिखना है। फिर उसके बाद एक कहानी लेखन। तो वृत्तांत लेखन में आप देखो, जैसे कि स्कूल का नाम दिया है आदर्श पाठशाला में हिंदी दिवस का शानदार समारोह। फिर लिखना है मुंबई दिनांक 14 नवंबर आज सुबह 9 बजे स्थानीय आदर्श विद्यालय में छात्र और अध्यापक द्वारा हिंदी दिन समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता स्थानीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष श्रीमती मानसी म्हात्रे ने की। हाँ, फिर कार्यक्रम की शुरुआत हिंदी स्वागत गीत से हुई। विद्यालय के प्राध्यापक श्रीमान जोगलेकर जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय का परिचय कराया, साथ ही हिंदी विषय पर आपकी उपलब्धियां भी बताई। हिंदी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उज्जवल यश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र भी दिए गए। श्रीमती मानसी म्हात्रे ने हिंदी भाषा के प्रति बच्चों का लगाव, रुचि देख में रुचि लगने तथा शुद्ध भाषा का उपयोग करने पर बल दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कैसे और क्यों मिला, इस पर वे संक्षिप्त जानकारी छात्रों को दी। इसके बाद कुछ बच्चों ने हिंदी में कविता, कहानी, गीत आदि पेश किए, जिससे कार्यक्रम और खिल उठा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अच्छे हिंदी, सरल इसमें हिंदी ये वृत्तांत लेखन करना है।
अभी उसके साथ अथवा दिया है कहानी लेखन। अभी कहानी लेखन में यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं, ये भी 5 अंकों के लिए है। तो यहाँ पर दिया है किसान की स्त्री धनी होने की कल्पना, परी से वरदान मिलना, किसान स्त्री का लाभ हाथ सोने के बना दो, हाथ रुक जाना, तकलीफ, दूसरा वरदान मांगना, हाथ पहले जैसा बना दो, परी का तथास्तु कहकर उड़ जाना सीख। हाँ, तो यहाँ पर कहानी लेखन लिखते समय सबसे पहले हमें क्या करना है, शीर्षक देना है। कहानी पूरी, ये जो मुद्दे दिए गए, ये जो आउटलाइन दिया गया, वो हिसाब से देखकर हमें उसका शीर्षक लिखना है, जो 1 अंक के लिए है। शीर्षक के बाद ये जितने जो भी मुद्दे दिए, मुद्दे को हमें विस्तारित करना है, डिटेल में लिखना है। और फिर बाद में ये जो बीच में अब जो कहानी तैयार करोगे वो हमें भूतकाल में लिखना है कि था में। फिर ये 2 अंकों के 3 अंकों के लिए, और आखिर में शीर्षक देना भी जरूरी है। शीर्षक अगर सीख जो हम जिसे मॉरल कहते हैं, तो सीख भी कंपल्सरी है, तो इसके लिए 1 अंक है। तो इस तरीके से आपको कहानी लेखन करना है। उसके बाद प्रश्न 5वां ई, जो विज्ञापन लेखन है। विज्ञापन लेखन में क्या कहा गया है कि ये 5 अंक के लिए है, ये भी बहुत स्कोरिंग होता है। देखो, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 60 शब्द में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अध्यापक चाहिए यानी प्रोफेसर चाहिए, तो यहाँ पर कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए। कभी कभी पॉइंट्स होते हैं या कभी सिर्फ आपको इतना ही बोला जाता है कि विज्ञापन तैयार कीजिए, किसके लिए, कि अध्यापक चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए। तो पहला क्या है, रामेश्वर विद्या मंदिर सांता क्रूज। उसके बाद शैक्षणिक पात्रता, उसके बाद विशेषताएं। ऐसे 3 मुद्दे दिए गए और इन मुद्दों को लेकर हमें क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन तैयार करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि उसको हमें पेन से ही लिखना है, पेंसिल का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करना है। और ये जरूरी नहीं है कि ड्राइंग भी आवश्यकता है, आवश्यकता मतलब कंपलसरी नहीं है कि वहां पर आपको ड्राइंग करके शो करना है। तो जो पूछा गया अभी यहाँ पर दिया है अध्यापक, तो लिखोगे, स्कूल का नाम दिया है तो रामेश्वर विद्या, पहले बॉर्डर करना है, फिर उसके बाद में रामेश्वर विद्या मंदिर सांता क्रूज। उसके बाद किस चीज की आवश्यकता है, आवश्यकता है। तो ये जो आप शब्द लिखोगे, ये थोड़ा हमें क्या लिखना है, थोड़ा बोल्ड में, बड़े अक्षरों में, बड़े शब्द में लिखना है, ताकि वो जो शब्द जो अक्षर है वो बोल्ड होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि किस चीज की जरूरत है यहाँ पर। तो आवश्यकता है, फिर बाद में किसके लिए, तो किसकी आवश्यकता है कि अध्यापक चाहिए। फिर उसमें हमें लिखना है कि योग्यता जो भी है, बीए बीएड है या बीएससी है, वो हमें योग्यता देना है। फिर शैक्षणिक पात्रता, फिर बाद में विशेषता है कि कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और आकर्षक वेतनमान। फिर लास्ट में हमें लिखना है कि संपर्क करें और पता। इस तरीके से हमें विज्ञापन तैयार करनी है, जो तुम्हारा हिंदी भी सरल होनी चाहिए, और जब तुम विज्ञापन बनाओगे वो एकदम आकर्षित, एकदम प्रभावशाली होनी चाहिए कि देखने के बाद ही पता चलेगा क्यों किसके ऊपर है, और इफेक्टिव होना चाहिए। तो इस तरीके से आप विज्ञापन लिखोगे। उसके बाद है आखिर वाला प्रश्न, प्रश्न 5वां ई में है निबंध लेखन। अभी निबंध लेखन 7 अंक के लिए है, ये कम से कम 1.5 फुल स्केप का होना चाहिए। और इसमें आपको दिया गया कि निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर लगभग 8 से 100 शब्द में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। अभी यहाँ पर पहला दिया है कि एक मजदूर की आत्मकथा, और दूसरा है कोरोना मानवीय जीवन के लिए अभिशाप। तो ये निबंध लिखते समय हमें ध्यान देना है कि देखो, अभी ये जो कोरोना, इसके ऊपर आप लिख सकते हो क्योंकि अभी ये कोरोना का काल चल रहा है। या मजदूर की आत्मकथा, आत्मकथा अगर लिखोगे, जैसे फूल की आत्मकथा, पेड़ की आत्मकथा है, तो वो लिखते समय हमें क्या करना है कि हम उस जगह पर है वो हिसाब से हमें उसके ऊपर आत्मकथा लिखना है। जैसे कि मैं मजदूर हूँ, एक श्रमिक, मजदूर करना ही मेरा धर्म है, मैं हिंदू मुस्लिम या ईसाई नहीं, मेरी पहचान है, श्रम मेरा कर्म है, मैं गरीब के घर में पैदा हुआ। ऐसे इस तरीके से हमें निबंध लिखना है, और कम से कम 1.5 फुल स्केप तो आपका होना चाहिए, क्योंकि वो 7 अंकों के लिए है। अगर आपको यहाँ पर बीच में कुछ प्रोवर्ब लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, जिससे आपका निबंध और इफेक्टिव आप बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने विभाग 4 और विभाग 5 के बारे में चर्चा की। तो बच्चों,
यहाँ पर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हेलो मैम। हाँ बोलो लक्ष्मी। हेलो मैम। हेलो मैम। Yes, yes, ma'am. या मैम, डिस्कशन इज ओवर। Okay, fine. Lakshmi, you're raising your hand. Ask your doubt. मिस बोलो। हेलो हाँ बोलिए बेटा। मिस, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे तो चलेगा? ये उपयोजित लेखन। यस मिस। हाँ हाँ चलेगा, लेकिन देखो अगर आप रचना विभाग चालू करो तो पूरा लिखना है, नहीं तो फिर मैं कहूंगी ये जो आपका जो लास्ट वाला है ना रचना विभाग, वो लास्ट में करोगे ना तो बेटर होगा, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सोचना होता है ना। नो मिस, फर्स्ट करेंगे तो ये ज्यादा मार्क्स कवर है, तो पहले हमारा माइंड भी फ्रेश रहता तो ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं हम। हाँ तो चलेगा, ये विभाग पांचवा पहला लिखोगे ना, लेकिन इसमें जो पूरे प्रश्न जो दिए ना आई, तो ये पूरा करना है, नहीं तो आप आधा करोगे और आधा बाद में, ऐसे नहीं करना है। हाँ यस मिस, यस मिस, पत्र लेखन से स्टार्ट करेंगे फिर ऐसे ना? हाँ पत्र लेखन स्टार्टिंग होगा, उसके बाद गद्याखलन फिर। हाँ यस मिस, फिर मिस 5 4 3 ऐसे डिसाइडिंग ऑर्डर से मिस चलेगा ना? हाँ चलेगा ऑर्डर। यस यस, लेकिन वो जो विभाग 5 है ना तो पूरा विभाग 5 पूरा लिखना है। विभाग यस 4 आप मिस। लिख रहे हो ना तो पूरा विभाग 4 पूरा करना है। हाँ ओके मिस। मिस या प्रेजेंटेशन में खराब नहीं होगा ना? नहीं बेटा। ओके मिस, थैंक यू मिस। या वेलकम। यस और Now no one is raising their hand. We can stop here. okay, all the best children, take care and stay safe at home. Thank you, ma'am.